प्यारे बच्चों नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है कूलिंग सिस्टम, कक्षा 10वीं की पहली यूनिट। तो आइए आज हम इस टॉपिक पर चर्चा करते हैं। आप सभी जानते हैं जैसे हमारा शरीर होता है, हमारे शरीर में जब टेम्परेचर बढ़ जाता है, जब ज़्यादा गर्मी होती है, गर्मी का समय आता है, तो हम बार बार पानी पीते हैं ताकि हमारे शरीर के अंदर, बॉडी के अंदर जो हमारा जो टेम्परेचर वो कूल रहे, मेंटेन रहे, एक कांस्टेंट रहे। उसी प्रकार से जो गाड़ी होती है, गाड़ी में जो हार्ट होता है, इंजन, वो इंजन के अंदर हम जो कूलिंग पर्पज़ के लिए जो वाटर या कूलेंट यूज करते हैं, उसका भी यही कारण है कि जब आपका इंजन लगातार बार बार चलता है, लंबे समय तक चलता है, तो इंजन गर्म हो जाता है और उस गर्मी को हटाने के लिए, उस इंजन के अंदर से उस हीट को रिमूव करने के लिए हम कूलिंग सिस्टम का यूज़ करते हैं। इसमें हम इस सेशन में आज पढ़ेंगे कि जो कूलिंग सिस्टम है उसके मेथड कौन कौन से हैं, उसके बाद हम जो उसके कंपोनेंट हैं उसके बारे में पढ़ेंगे और वर्किंग पढ़ेंगे, एयर कूलिंग सिस्टम और वाटर कूलिंग सिस्टम की। तो बच्चों शुरू करते हैं। सबसे पहले जो कूलिंग है, आपको पता लग गया कि ठंडा करना, तो हमारे इंजन के अंदर कूलिंग सिस्टम इंजन को ठंडा करने के लिए यूज़ किया जाता है। और ये इसका फ़ायदा क्या है कि इंजन जब लगातार चलेगा तो इंजन ठंडा रहेगा, नॉर्मल टेम्परेचर पर रहेगा, उससे हमारा इंजन लगातार एक लंबे दूरी तय कर पाएगा। और अगर हमारा इंजन के अंदर पानी जो ठंडा नहीं हुआ, कुछ जो कंपोनेंट है कूलिंग सिस्टम के उनमें से फेलियर हो गए, तो उस दौरान क्या होगा कि इंजन हमारा ओवरहीट हो जाएगा, सीज हो सकता है, हमारा इंजन बंद हो जाएगा। उससे हम उसकी वजह से हमारी गाड़ी आगे नहीं बढ़ पाएगी, आगे नहीं चल पाएगी। उसके लिए हमें करना क्या पड़ेगा कि इंजन के अंदर कुछ ऐसे कंपोनेंट भी लगाने पड़ेंगे जिससे इंजन के अंदर का जो पानी है जो सर्कुलेट करता है इंजन सिलेंडर के अंदर, सिलेंडर के चारों ओर जो वाटर जैकेट बनी होती है उसके अंदर जो पानी सर्कुलेट करता है, वो पानी अपने आप एक टेम्परेचर सेट किया जाए, उस टेम्परेचर के से ज़्यादा जाते ही वो पानी ऑटोमेटिकली इंजन के अंदर से बाहर चला जाए। और कुछ ऐसा सिस्टम हम गाड़ी के अंदर लगाएं कि वो पानी वहीं ठंडा होकर के और वो सर्कुलेशन में आ जाए और पानी बार बार हम उसी पानी को या उस कूलेंट को यूज़ कर सकें। तो यही एक चक्कर इसमें है, विधि में ये कूलिंग से काम करता है। तो सबसे पहले हम मेथड पे चर्चा करेंगे। जो मेथड ऑफ कूलिंग, एयर कूलिंग एंड वाटर कूलिंग। आप सभी ने पढ़ा होगा कि एयर कूलिंग नाम सुना होगा, या वाटर कूलिंग जो आपकी गाड़ियाँ हैं, 2 व्हीलर हैं, 4 व्हीलर हैं। जो 2 व्हीलर जो अपनी बाइक हो गई, ये सभी जो व्हीकल हैं, ये 2 व्हीलर में एयर कूलिंग सिस्टम होता है। अब आप कैसे पहचानोगे कि ये काम कैसे करता है, हमारा इंजन ठंडा कैसे होता है बिना पानी के? तो आपको बताऊंगा कि एयर कूलिंग सिस्टम जो इंजन होता है उसमें हम किसी प्रकार का पानी या कूलेंट या कोई रेडिएटर ये हम यूज़ नहीं करते इसमें, क्योंकि इसका सिंपल मेथड है कि ये ओनली हवा, जो इन्वायरमेंट की जो हवा होती है, और जब हमारी बाइक चलती है तो इंजन सिलेंडर की जो वाल होती है उसके ऊपर फिन्स जो पत्तियाँ बनाई होती हैं, उससे जब वो टकराती है, हवा टकराती है, तो हमारा इंजन सिलेंडर जो है वो ठंडा हो जाता है। हीट जो होती है वो अब्जॉर्ब कर लेती है, हीट जो होती है बाहर आ जाती है और धीरे धीरे आपका इंजन ठंडा रहता है, एक नॉर्मल टेम्परेचर पे रहता है, जिससे हमारा इंजन में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आती एयर कूलिंग सिस्टम में। उसके बाद हम बात करेंगे वाटर कूलिंग। वाटर कूलिंग, जो वाटर कूलिंग इंजन होता है, इसमें इसके कुछ कंपोनेंट होते हैं। इसमें जो इंजन सिलेंडर होता है उसके चारों ओर हमारा जो वाटर होता है, वाटर जैकेट में वो जो वाटर होता है वो फ्लो करता है, और उस
जैकेट के अंदर जो कूलिंग वाटर है वो उस इंजन की हीट जो होती है उसको सोख लेता है। मीन्स आपका पानी ठंडा है और इंजन आपका गर्म है, तो जो बार बार वो इंजन चल ही रहा है तो उसकी जो हीट प्रोड्यूस हो रही है उसके अंदर, इंजन के अंदर, उस हीट को वो जो कूलिंग वाटर है वो उसको सोख लेता है। और जब एक टेम्परेचर 85 डिग्री 70 से 85 डिग्री टेम्परेचर पर इंजन आपका सही काम करता है, और जब आप इंजन के अंदर टेम्परेचर 85 डिग्री से ज़्यादा पहुंच जाता है तो उस दौरान एक वाल्व होता है, थर्मोस्टेट वाल्व, जो वाटर आउटलेट पे लगा जाता है, वो ऑटोमेटिक वाल्व वो खुल जाता है और पानी, गर्म पानी जो होता है वो आपका रेडिएटर के अंदर आ जाता है थ्रू होज पाइप के थ्रू। तो वाटर कूलिंग का आपको पता लग गया कि ये जो इंजन सिलेंडर की जो वाल्व है उसके चारों ओर जो वाटर जैकेट बनी होती है उसके अंदर आपका पानी सर्कुलेट होता है और उस जो हीट होती है उसको अब्जॉर्ब करके तो आपके वाटर होज के थ्रू होते हुए कहाँ चले जाते हैं, रेडिएटर के थ्रू, रेडिएटर उसको ठंडा कर देता है। तो इसके बारे में आपने पता लग गया। आगे हम पढ़ेंगे अदर मेथड ऑफ कूलिंग। अदर मेथड ऑफ कूलिंग में हम डिस्कस करेंगे, एक तो होता है लिक्विड कूलिंग, एक होता है प्रेशर सील्ड कूलिंग। जो लिक्विड कूलिंग सिस्टम होता है इसमें हम पानी की बजाय हम किसी केमिकल का यूज़ करते हैं, जैसे कि ग्लिसरीन एग्जांपल के तौर पे, जिसका बॉइलिंग जो पॉइंट होता है 290 डिग्री सेल्सियस होता है, और एक होता है इथेलिन ग्लिकोल, उसका बॉइलिंग पॉइंट 195 डिग्री सेल्सियस। इसका यूज़ करने से हमारे इंजन के अंदर जो हीट है और जो पानी है वो ज़्यादा टेम्परेचर उसका नहीं होगा और हमारा जो इंजन सेफ रहेगा लंबे समय तक। उसके बाद आते हैं हम प्रेशर सील्ड कूलिंग सिस्टम पे। प्रेशर सील्ड कूलिंग इसके नाम से ही इंडिकेट है कि ये जो सिस्टम कूलिंग सिस्टम हम जिसमें यूज़ करते हैं उसमें जो हमारा जो रेडिएटर होता है बस उसमें हम एक जो रेडिएटर जो कैप होती है उसके साथ एक प्रेशर सील बोर्ड लगा देते हैं, जिससे कि उसके अंदर जो कूलिंग का जो टेम्परेचर होता है वो टेम्परेचर 2.5 डिग्री सेल्सियस तक हम उसको कम कर सकते हैं, जो उसके अंदर बढ़ा हुआ होता है। जो सील्ड रेडिएटर कैप उसमें यूज़ करते हैं और वो हमारे इंजन में किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं आती। और उसके साथ हम इस जो प्रेशर सील्ड कूलिंग सिस्टम होता है इसमें हम एक क्या यूज़ करते हैं, वैक्यूम वाल्व भी सेफ गार्ड की रूप में हम इसमें यूज़ करते हैं, ताकि अचानक से वैक्यूम जब हम रेडिएटर का कैप खोल देंगे उसके अंदर से क्या है कि वैक्यूम बन जाएगी, तो एकदम से जो गर्म पानी होता है वो गर्म पानी एकदम से प्रेशर के साथ बाहर आ सकता है। तो ये प्रेशर सील्ड कूलिंग सिस्टम हम सेफ गार्ड, ताकि जो भी वर्कर जो टेक्नीशियन काम करता है उसके ऊपर गाड़ी के ऊपर, तो वो जब उस डैमर को खोलेगा तो उससे ये बचाव रहेगा कि एकदम से गर्म पानी प्रेशर के साथ बाहर नहीं आएगा, इसलिए इसका हम यूज़ करते हैं। प्रेशर सील्ड के बाद इसका फ़ायदा आपको पता लग गया। उसके बाद है कंपोनेंट ऑफ कूलिंग सिस्टम, इसके बारे में पढ़ेंगे। बेसिकली आपको पता है कि प्रत्येक इंजन के अंदर जितने भी कूलिंग कंपोनेंट हैं उनमें से अगर कोई भी कंपोनेंट काम करना बंद कर देगा तो आपकी गाड़ी सीज हो सकती है, आपकी गाड़ी ओवरहीट हो सकती है। कोई भी कूलिंग जो कंपोनेंट अगर काम करना बंद कर देगा, तो पहले मैं आपको कूलिंग कंपोनेंट के नाम बताता हूँ, फिर उनकी वर्किंग, वो कैसे काम करता है इंजन के अंदर, उस पर हम टॉपिक जाते हैं। कंपोनेंट ऑफ कूलिंग सिस्टम। वाटर पंप, टैंक,
आपसे मैं चर्चा कर रहा था कि कूलिंग सिस्टम का कोई भी अगर कंपोनेंट, इनमें से कोई भी कंपोनेंट फेलियर होता है तो आपके इंजन के अंदर जो कूलेंट की है, वाटर की जो मात्रा है, जो क्वांटिटी उसके अंदर, वो कम हो जाएगी। और जब क्वांटिटी कम हो जाएगी तय सीमा से, तो आपका इंजन ओवरहीट हो जाएगा, जल्दी टेम्परेचर उसका इंजन कूलेंट का बढ़ जाएगा और उससे प्रॉब्लम क्या आएगी, आपका इंजन सीज हो जाएगा। और आपका इंजन सीज हो जाएगा तो आपका इंजन गर्म होके और फिर वो आगे काम करना बंद कर देगा। तो पहले पॉइंट पे बात करते हैं वाटर पंप, वाटर जैकेट्स, वाटर टैंक। सबसे पहले जो आपका कूलेंट होता है उसको आप रेडिएटर के थ्रू भी डाल सकते हैं। वाटर टैंक के अंदर ये जो वाटर होता है ये स्टोर होता है, इसको हम वाटर टैंक या कूलेंट टैंक बोलते हैं, एक्सिलरी टैंक भी बोलते हैं इसको, एक्सिलरी टैंक भी बोलते हैं। प्रत्येक जो भी गाड़ी होती है वाटर कूलिंग, जो भी गाड़ी 4 व्हीलर जितनी भी हैं सभी वाटर कूल्ड इंजन होते हैं उसमें। और प्रत्येक इंजन, प्रत्येक गाड़ी के अंदर अलग अलग क्वांटिटी के हिसाब से उसमें कूलेंट डलता है। मान लीजिए टाटा एस है, टाटा मैजिक है, टाटा की गाड़ी ले लीजिए आप, टाटा एस है, उसमें मान लीजिए कि 3 लीटर कूलेंट टैंक डलता है, कूलेंट टैंक में 3 लीटर कूलेंट डलता है और आपने उसमें क्वांटिटी 3 लीटर की बजाय आपने 2 लीटर डाल दी। तो अब पहले से ही इसके अंदर आपके इंजन के अंदर कूलेंट की मात्रा पहले से ही कम है 1 लीटर। तो होगा क्या कि जब आपका इंजन लगातार चलता जाएगा तो इंजन तय सीमा से पहले ही और हीट होना शुरू हो जाएगा, उसका टेम्परेचर हाई हो जाएगा। दूसरा पार्ट वाटर पंप। वाटर पंप अगर आपका काम करना बंद कर देता है, जब इंजन ये चलता किससे है, इंजन की जो टाइमिंग बेल्ट होती है उससे चलता है। टाइमिंग बेल्ट से टाइमिंग जो बेल्ट होती है उससे पावर लेके चलता है ये। और इसके अंदर जब पानी सर्कुलेट करता है, इसकी जो फिल्स इसके बनी रहती हैं, जो पानी को खींचता है, हिस्सा करता है, और वाटर जैकेट के अंदर जब भेजता है ये, और तब आपका इंजन आगे अच्छे से काम कर रहा है। लेकिन जब वाटर पंप आपका काम करना बंद कर दिया, वाटर को सब कर लिया, वाटर को सर्कुलेट कर जैकेट तक पहुँचा नहीं रहा, क्या दिक्कत आएगी, आपका इंजन उस दौरान भी आपका इंजन सीज हो जाएगा। तो आपका पंप कर ही नहीं रहा वाटर पंप और कूलेंट को, तो इंजन क्या है कि कूल नहीं हो पा रहा, मीन्स उसके अंदर जो हीट है उसको अब्जॉर्ब करने के लिए कोई ठंडा जो आपका कूलेंट है वो उसके अंदर नहीं है, तो आपका इंजन ओवरहीट हो जाएगा। ओवरहीट हो जाएगा तो आपका क्रैंक शाफ्ट कनेक्टिंग रोड है इसमें ये बैंड हो जाएंगी और आपका जो इंजन है वो जाम हो जाएगा और आगे फिर वो बंद हो जाएगा। फिर आगे क्रैंक आप क्रैंक करेंगे तो क्रैंक के दौरान आपका जो पिस्टन मूव करने थे अब वो मूव नहीं कर पाएंगे, इसी को हम इंजन को जाम या सीज बोलते हैं। उसके आगे आते हैं थर्मोस्टेट वाल्व। जब इंजन के अंदर वाटर जैकेट में आपका कूलेंट मूव कर रहा है, सर्कुलेट कर रहा है, तो उस दौरान जब पानी का टेम्परेचर 70 to 85 डिग्री तक रहता है तब तक इंजन कूल रहेगा, सही कंडीशन में रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। जो टेम्परेचर 85 डिग्री से अबव चला गया तो ये जो थर्मोस्टेट वाल्व होता है इसकी पोजीशन क्या होती है, इंजन और रेडिएटर के बीच में इसको लगाया जाता है। थर्मोस्टेट वाल्व कहाँ लगाते हैं, इंजन और रेडिएटर के बीच में। तो थर्मोस्टेट वाल्व ये 85 डिग्री टेम्परेचर अबव होते ही ये खुल जाता है। उसके बाद सारा हीटेड वाटर, जो हीट वाटर है जो वाटर जैकेट के अंदर था वो सारा बाहर आ जाता है पाइप के थ्रू, हॉर्स पाइप जो होता है हॉर्स पाइप के थ्रू रेडिएटर के अंदर आ जाता है। हॉर्स पाइप के थ्रू कहाँ पे जाता है, रेडिएटर के अंदर।
होता है, कूलिंग फैन होता है। कूलिंग फैन वो रेडिएटर की जो फिन्स है, पत्तियां हैं, जाली है, उसके ऊपर हवा फेंकता है, और जो रेडिएटर के अंदर जो गर्म पानी सर्कुलेट कर रहा है, तो ये जो जब पानी सर्कुलेट करता है तो ये यहाँ से ऐसे सर्कुलेट हॉट वाटर यहाँ पे cool water, ये इंजन में से आया, इंजन से आपका रेडिएटर। तो ये रेडिएटर के अंदर जो प्रवेश किया, तो यहाँ पर जो हॉट वाटर है ये पानी सर्कुलेट करता हुआ नीचे की तरफ जाता है, और यहाँ इस रेडिएटर के सामने जो रेडिएटर का कूलिंग फैन होता है वो हवा इसके ऊपर फेंकता है, और आपका ये जो पानी है वो धीरे धीरे ठंडा होता होता आपका ये इस लाइन पर आते ही, यहाँ तक पहुँचते ही ये आपका पानी ठंडा हो जाता है, और ये इसके थ्रू इस जो पाइप है, पाइप के थ्रू यहाँ पे इसके थ्रू आपका कूलेंट टैंक में वापिस कूल होके चला जाता है। आगे बात करते हैं हेड गैस्केट या इनटेक मैनिफोल्ड। जो आपका सिलेंडर ब्लॉक होता है उसके ऊपर सिलेंडर हेड होता है, उसके जो हेड गैस्केट है वो अगर कहीं से कटी है या तो आपका जो पानी है आपका ऑयल गैलरी में मिक्स हो सकता है, आपका कंबशन का जो चैम्बर है उसमें जा सकता है, ऑयल में मिक्स हो सकता है, जिससे भी आपकी जो कूलिंग जो आपका वाटर है वो उसकी क्वांटिटी कम हो जाएगी, और धीरे धीरे एक टाइम ऐसे आएगा कि उसके अंदर आपका जो कूलिंग वाटर है वो ख़त्म हो जाएगा, बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, तो आपका इंजन दोबारा से क्या ओवरहीट होना शुरू हो जाएगा। इंटेक मैनिफोल्ड में से सेम वही प्रोसेस, ये जो गैस्केट है हेड गैस्केट एंड इंटेक मैनिफोल्ड, यहाँ से भी आपको ये दिक्कत आएगी। तो चलिए दोस्तों आगे का हम इसकी वर्किंग आपको मैंने बताई अभी, कूलिंग सिस्टम वर्क कैसे करता है। दोबारा से मैं आपको रिवाइज कर देता हूँ एक बार। एक कूलिंग सिस्टम वर्क by sending a liquid coolant through passages in the engine block and heads. As the coolant flow through these passages, it pick up heat from the engine. कह रहा है कि जब कूलिंग सिस्टम क्या करता है कि सेंडिंग ए लिक्विड कूलेंट, ये जो कूलेंट होता है उसको इंजन ब्लॉक और हेड में से पास करता है, और यही पैसेज जो वाटर होता है ये इंजन की हीट को ले लेता है, इंजन की हीट को पिक कर लेता है। The heated fluid then make its way through a rubber hose to the radiator in front of the car. और यही हीटेड जो आपका वाटर होता है ये एक रबड़ की जो होज पाइप होती है जो इंजन से रेडिएटर कनेक्ट होती है उसके थ्रू रेडिएटर में चला जाता है, एज इट फ्लो थ्रू द थिन ट्यूब इन द रेडिएटर। और उसके बाद ये जो रेडिएटर की जो पतली जो पत्तियाँ ट्यूब्स बनी होती हैं उसमें से फ्लो करता है। देन हॉट लिक्विड इज कूल्ड बाय द एयर स्टीम entered the engine compartment from the grill in front of the car. उसके बाद once the fluid is cooled, it return to the engine to absorb more heat. जब ही रेडिएटर में से आपका कूलेंट ठंडा होता है और ये कूलेंट टैंक में चला जाता है, कूलेंट टैंक से सीधा वाटर पंप सब करता है जो इंजन के अंदर दोबारा चल जाता है। ये यही प्रोसेस दोबारा से चलती रहती है, रिपीट होती रहती है। उसके बाद a thermostat is placed between the engine and the radiator to make sure that the coolant stay above a certain preset temperature. आपको मैंने बताया था कि जो थर्मोस्टेट वाल्व जो होता है ये इंजन और रेडिएटर के बीच में लगाया जाता है ताकि एक जो ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है वो बनाए रखने के लिए। ऑप्टिमम टेम्परेचर किसको बोलते हैं? जब इंजन के अंदर पानी का टेम्परेचर 70 से 85 डिग्री तापमान बना रहे उसको हम ऑप्टिमम टेम्परेचर बोलते हैं। और इसी ऑप्टिमम टेम्परेचर को बनाए रखने के लिए हम
इंजन के अंदर थर्मोस्टेट वाल्व का प्रयोग करते हैं। इफ द कूलेंट टेम्परेचर फॉल बिलो द टेम्परेचर द थर्मोस्टेट ब्लॉक द कूलेंट फ्लो टू द रेडिएटर forcing the fluid instead through a bypass directly back to the engine. The coolant will continue to circulate like this until it reaches the desired temperature, at which point the thermostat will open a valve and allow the coolant back through the radiator. इस तरह से ये आपका जो कूलेंट है ये इस चक्कर में, इस परिधि में आपका कूलिंग सिस्टम में काम करता है। तो दोस्तों आपने आज के सेशन में पढ़ा कूलिंग सिस्टम। जल्दी से इसकी समरी आपको मैं एक बार रिवाइज करा देता हूँ। आज आपने इसमें पढ़ा कि कूलिंग सिस्टम के मेथड, जैसे कि एयर कूलिंग, वाटर कूलिंग सिस्टम। उसके बाद आपने इसमें अदर मेथड भी पढ़े, जैसे हम एयर कूलिंग सिस्टम और वाटर कूलिंग सिस्टम के अलावा भी हम और लिक्विड का भी यूज़ करते हैं। अलग मेथड भी है हमारी गाड़ियों में हम यूज़ करते हैं। जैसे कि आपको मैंने बताया था एक प्रेशर सील्ड कूलिंग सिस्टम था और एक था लिक्विड कूलिंग सिस्टम। लिक्विड कूलिंग सिस्टम में हम पानी की बजाय हम कूलेंट यूज़ करते हैं, जैसे कि ग्लिसरीन होता है, इथिलीन ग्लिकोल होता है, जिसमें ग्लिसरीन जो होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट कितना बताया था आपको मैंने, 290 डिग्री सेल्सियस, और जो इथिलीन जो ग्लिकोल होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट 195 डिग्री सेल्सियस आपको मैंने बताया था, जिससे आपका इंजन के अंदर इंजन जो है वो हीट नहीं होता है और आपका इंजन प्रॉपरली काम करता है। प्रेशर सील्ड जो कूलिंग था उसके बारे में बताया आपको मैंने। इसमें मेन तौर पे आपको बताया था कि इसमें एक जो रेडिएटर होता है उसमें सील्ड रेडिएटर इसमें यूज़ करते हैं, कैप यूज़ करते हैं, और इसमें हम जो टेक्नीशियन काम करता है उसकी सुरक्षा के लिए हम एक वैक्यूम वाल्व भी प्रोवाइड करते हैं, ताकि जब रेडिएटर कैप को खोला जाता है उस दौरान उसके अंदर प्रेशर के साथ वाटर बाहर ना निकले, वैक्यूम क्रिएट ना हो, इसलिए इसमें वैक्यूम वाल्व भी इसमें यूज़ करते हैं। पता लग गया आपको। उसके बाद हमने वेरियस कंपोनेंट ऑफ कूलिंग सिस्टम के बारे में पढ़ा। कंपोनेंट ऑफ कूलिंग सिस्टम जिसमें आपने वाटर पंप के बारे में, वाटर टैंक क्या होता है, वाटर जैकेट क्या होती है, थर्मोस्टेट वाल्व क्या होता है, होज पाइप क्या होता है, रेडिएटर, हेड गैस्केट एंड इंटैक्ट मैनिफोल्ड, इन सब के बारे में आपने आज पढ़ा। और एक बात और याद रखने के लिए थी, अगर इन कंपोनेंट फेलियर नहीं है लेकिन कहीं से लीकेज हो रहा है, लीकेज ये भी एक कारण होता है आपका इंजन सीज होने का। तो एक छोटा सा टॉपिक मैं और बताना चाहूँगा, जब इन किसी भी कंपोनेंट में से, चाहे आपकी जो गैस्केट है, चाहे आपकी हेड गैस्केट है, चाहे आपका स्लेव ब्लॉक गैस्केट है, जहाँ पे आपका इंजन के अंदर थर्मोस्टेट वाल्व लगा है वो गैस्केट है, जहाँ पर भी कनेक्टेड कंपोनेंट हैं उनके बीच में अगर फास्टनर लूज रह गए उसके अंदर से, या वो जो गैस्केट है वो ख़राब हो गई, उसकी वजह से जो आपका कूलेंट है वो लीक हो जाएगा और धीरे धीरे उस तय सीमा में वो धीरे धीरे उसकी क्वालिटी ख़त्म हो जाएगी, और उससे भी आपका इंजन, गाड़ी का इंजन जो है वो सीज होने के चांस रहेंगे। इसलिए यही सलाह दी जाती है कि समय पर किसी भी प्रकार का लीकेज, जब भी आप गाड़ी चलाते हैं, जब आप सुबह गाड़ी लेके जाते हैं तो शाम को जब आप गाड़ी खड़ी करते हैं और सुबह जब आप गाड़ी को चेक करते हैं या नहीं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सुबह एक बार जरूर चेक करें इंजन गाड़ी के नीचे किसी प्रकार का लीकेज, चाहे वो ऑयल लुब्रिकेंट लीकेज हो, चाहे वो कूलेंट लीकेज हो, चाहे फ्यूल लीकेज हो, लीकेज किसी भी तरह का गाड़ी के लिए लाभदायक नहीं है, ये खतरनाक है। तो दोस्तों, प्यारे बच्चों, आपने आज कूलिंग सिस्टम के बारे में पढ़ा। आशा करता हूँ आपने बहुत कुछ सीखा होगा। अगले टॉपिक के साथ मैं फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।